नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। राजधानी देहरादून की कृषि उत्पादन मंडी समिति निरंजनपुर में लगातार बढ़ते व्यापारिक दबाव और जगह की कमी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मंडी सचिव अजय डबराल ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में मंडी परिसर छोटा पड़ रहा है। सचिव के अनुसार मंडी के विस्तारीकरण के लिए लगभग 400 बीघा अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए मंडी परिषद के जरिए शासन स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ते दबाव को देखते हुए विस्तार अब अनिवार्य हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की तमाम बस्तियों में निवास कर रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने मालिकाना हक दिलाने के लिए मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर कई फैसले लिए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया। हरीश रावत ने कहा कि देहरादून के गांधी पार्क में 1 घंटे का वो मौन उपवास रख रहे हैं। सरकार से ठोस पहल करने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मलिन बस्तियां हैं और इन लोगों को ये अधिकार दिए जाने चाहिए। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार इन मलिन बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास कर रही है, जो कि गैरकानूनी है। गांधी पार्क में हरीश रावत ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार को इन लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें मालिकाना हक दिलाना चाहिए। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी। मैं रखूंगा 1 घंटे का मौन व्रत, बाकी लोग जो है धरने पर हैं। ये इंडिया गठबंधन के साथियों और कुछ जो हमारे संघर्ष के संगठन हैं, उन्होंने इस राज्य के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं उठ करके खड़ी हुई हैं, जिन समस्याओं के कारण लाखों लोगों के सामने अपने छत बचाने का, अपने परिवार को बचाने का, अपनी जिंदगी भर की कमाई और श्रम को बचाने का प्रश्न पैदा हो गया है। टोंगिया गांव आदि हैं जो वर्षों से मेरा अपना अनुमान है कि जब जंगल की व्यवस्था अस्तित्व में आई होगी तो उसी समय ये टोंगिया गांव आदि, खत्त गोठ आदि की व्यवस्था भी सामने आई। वहाँ लोग बसे हुए हैं, मगर देश का कानून भी कहता है, तो भारत की संसद ने वनाधिकार कानून भी बनाया है, जिसके तहत इन गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया जा सकता है। ये ऊधम सिंह नगर में भी बहुत बड़ी संख्या में है, नैनीताल में है, यहाँ इसी तरीके की स्थिति हरिद्वार के अंदर भी है। कुछ इसी तरीके की बसासतें जो है देहरादून में भी हैं, और कुछ बसासतें ऐसी हैं जो हरिग्राम आदि आदि के नाम से, इंदिरा ग्राम आदि के नाम से बसी हुई हैं, वो भी हैं। कुछ मलिन बस्तियों के रूप में जब शहरी व्यवस्था सामने आई तो उनकी आजीविका के साथ जुड़े हुए गरीब लोगों ने जो है अपने नदी नालों के खाले आदि आदि के किनारों पर लोग बसे, तो उनको मालिकाना हक देने के बाद भी राज्य के कानून कहता है, विधानसभा द्वारा पारित कानून कहता है, लेकिन उनके ऊपर भी आज तलवार लटकी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने तलवार लटकी हुई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, जानना चाहूंगी कि इंडी गठबंधन के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा मौन व्रत धारण करते हुए प्रदर्शन किया गया है, आखिरकार इस वक्त क्या प्रकार का माहौल है? हरीश रावत ने प्रदेश के विभिन्न बस्तियों में निवास कर रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाए जाने को लेकर सरकार से मांग की है, और इसमें उन्होंने कहा कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर कई निर्णय लिए गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार इससे आगे नहीं बढ़ा पा रही है, जिसके चलते उन्होंने गांधी पार्क में जो है 1 घंटे का मौन उपवास रखा और सरकार को ठोस पहल करने की जो मांग है वो उन्होंने की। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उन्होंने चाहे ऊधम सिंह नगर की बात हो, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून में कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर उन्होंने उजागर किया और साफ तौर पर कहा कि मलिन बस्तियां को यहाँ उनके अधिकार देने चाहिए। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार मलिन बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास कर रही है, जो कि गैर कानूनी है।
तो इतना ही नहीं, उन्होंने गांधी पार्क में जिस तरह से धरना जो है मौन व्रत रखा, प्रदर्शन किया, उसमें इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और उसमें जिस तरह से हितों की रक्षा करने की बात कही, उन्होंने मालिकाना हक दिलाने की बात कही है, उसमें उन्होंने सरकार से कहा है कि इस पर जल्द से जल्द जो है सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। जी, क्या फिलहाल कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले भी इसको लेकर लगातार मांग की गई, लेकिन सरकार का इन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए तो सरकार की ओर से जितनी ही प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, उनका कहना है कि जो लोगों के पास जो है जहां वो बसे हुए हैं वहां का मालिकाना अगर हक जिस तरह से पहले रहा है उस तरह से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई अवैध रूप से अगर रह रहा है तो उसको किस तरह से देखा जाए, उसको जो है वहां पर किस तरह से बसे हैं, पूरी जांच पड़ताल इसमें की जा रही है। और जिस तरह से ये लगातार मांग की जा रही है, ये कहीं ना कहीं उस वक्त में देखा जाए तो वहां पर अवैध कब्जे हुए हैं और पूरी तरह से इनकी जांच की जा रही है। उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार किसको मालिकाना हक देना है, किसी को नहीं। जी, बिल्कुल, फैसला सरकार पर है, लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है और इस हंगामे के बीच क्या सरकार का फैसला बदलेगा या सरकार इस पर क्या कुछ विचार विमर्श करेगी, इस पर लगातार नजर बनाए रखेगा। योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीए के तहत हाल ही में कुछ लोगों को भारतीय नागरिकता दिए जाने के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत की नागरिकता नियमानुसार और संवैधानिक प्रावधानों के तहत की गई है तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि नागरिकता की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव की भावना न पैदा हो। हरीश रावत ने आगे कहा कि देश के कानून और संविधान सर्वोपरि हैं और किसी भी निर्णय में सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। देखिए, भारत की नागरिकता यदि नियमानुसार दी गई है तो ठीक है, लेकिन सीए का जब तक सीए को लेकर के सर्वमान्यता नहीं बनती है तब तक सवाल खड़े होते रहेंगे। डोईवाला तहसील में परवादून कांग्रेस के साथ नगर कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी के रायपुर विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था को खराब कर रहे बीजेपी विधायक पर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि पीड़ित शिक्षा अधिकारी और राज्य के शिक्षक संगठन लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिला कांग्रेस डोईवाला, नगर कांग्रेस डोईवाला, ब्लॉक कांग्रेस के सभी साथी यहाँ तहसील पहुँचे और हमने एक ज्ञापन सौंपा है माननीय राज्यपाल महोदय जी के नाम। हमारी एक मांग है कि हम सब ने देखा कुछ दिन पूर्व जो एक घटना हुई, मुख्य शिक्षा निदेशक जो प्राइमरी शिक्षा निदेशक हैं उन पर आक्रमण किया गया। रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचे और एक अधिकारी को पीटा, उन पर कुर्सियां उछाली गई, उनको चोटें आई और उसके बाद अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। हमारा ये कहना है कि एक विधायक पर जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आता है, मगर जब वो ऐसे काम करता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। सरकार का पूरा संरक्षण उनको मिल रहा है, सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई और सेम डे उनको जमानत करके छोड़ भी दिया गया, मगर विधायक पर उमेश शर्मा काऊ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन पर ना तो कोई सिर्फ केस दर्ज करके छोड़ दिया गया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, जो वो बात कह रहे हैं कि मुझसे उन्होंने माफ़ी आकर मांग ली, बंद कमरे में आके मुझसे माफ़ी मांग ली है। अरे भैया, माफ़ी कहाँ किसने माफ़ी मांगी है? ना तो सोशल मीडिया में हमें कहीं माफ़ी दिख रही है, ना कहीं समाज के बीच में आकर उन्होंने माफ़ी मांगी है। पौड़ी में आबकारी विभाग ने होली पर्व पर अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। विभाग के मुताबिक अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाने के लिए तमाम टीमों का गठन किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी तपन पांडे ने बताया कि होली पर्व पर अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। कोटद्वार, लक्ष्मण झूला, पौड़ी, श्रीनगर समेत अन्य स्थानों पर भी टीमों को तैनात किया गया है, तो वहीं 4 सर्किल में भी टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस महीने शराब की दुकानों के 40 चालान भी किए गए।
गुरुद्वारा परिसर। होली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए अवैध मदिरा के अंतरण और परिवहन से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको ध्यान में रखते हुए 4 सर्किलों में 4 टीमें नियुक्त की गई। इसके अलावा कौड़िया चौक पोस्ट पर भी एक टीम बनाई गई है जो बाहर से आने जाने वाले वाहनों की गहन चेकिंग कर रहे हैं। विभाग जहां जहां से बॉर्डर है हमारे, जैसे कौड़िया चेक पोस्ट है हमारा, खासतौर पर लक्ष्मण झूला वाला सेंसिटिव इलाका है। इसके अलावा हमारे जो मेन बाजार हैं श्रीनगर और कोटद्वार के और पौड़ी में, तो यहाँ पर हमारा गहन विशेष दबिश अभियान चलाया जा रहा है और चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले, बाहर से आने जाने वाले गाड़ियों पे विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की तस्करी ना हो सके। हरिद्वार में 30 हॉर्न बजाकर आमजन को तंग करने वाले वाहन चालक को हर की पैड़ी चौकी पुलिस ने चेकिंग के दौरान हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लगातार लाउड हॉर्न बजा रहा था जिससे राहगीर परेशान हो रहे थे। चौकी प्रभारी ने चेकिंग के दौरान वाहन रोका और हॉर्न की जांच की। संबंधित धाराओं के तहत चालक के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। वाहन को तत्काल सीज किया गया। तो वही पुलिस ने जनता से अपील की कि शोरगुल वाले हॉर्न्स का उपयोग न करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। नैनीताल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की ओर से विकास भवन सभागार में नैनीताल, भीमताल, भवाली और मुक्तेश्वर और साथ ही साथ क्षेत्र अंतर्गत प्राप्त होने वाले भवन मानचित्रों के निस्तारण के लिए भी 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 85 आवासीय भवन मानचित्रों की स्वीकृति निर्गत की गई। इसके अतिरिक्त 21 भवन मानचित्रों में डिजिटल सिग्नेचर्स जारी करते हुए मानचित्र निर्गत किए गए। उक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी में भी 23 भवन मानचित्रों की स्वीकृति निर्गत की गई और 14 भवन मानचित्रों में डिजिटल सिग्नेचर जारी करते हुए मानचित्र निर्गत किए गए। अगली खबर हरिद्वार से है जहां पर कार्यालय महालेखाकार उत्तराखंड में राज्य सरकार की ओर से वित्तीय साक्षात्कार कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऐसे में आपको बता दें कि जिसका उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्तीय प्रबंधन, बचत, निवेश और पेंशन संबंधी योजनाओं के प्रति जागरूकता करना रहा। इस कार्यशाला में विशेषज्ञ वक्ताओं ने व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन, आय व्यय संतुलन, डिजिटल भुगतान की सुरक्षा, कर नियोजन तथा सेवानिवृत्त योजना जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। प्रभागियों को वित्तीय अनुशासन अपनाने और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। देखिए, आज हरिद्वार में महालेखाकार कार्यालय उत्तराखंड के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता के ऊपर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि महालेखाकार उत्तराखंड के द्वारा पूरे राज्य का गवर्नमेंट अकाउंट्स जो है प्रिपेयर किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, बनाया जाता है और हर ट्रेजरी से, हर डीडीओ से, जो जिला के अंतर्गत हर कार्यालय में एक डीडीओ होते हैं और जिला में एक ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं, उनके माध्यम से जो हमारे पास अकाउंट्स आते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं जिसके वजह से वित्तीय प्रबंधन प्रभावित होता है। उस चीज को देखते हुए हरिद्वार से संबंधित जितने भी वित्तीय प्रबंधन से संबंधित मुद्दे थे, आज यहाँ पर लगभग 200 कर्मचारी अधिकारी आए, हर कार्यालय से आए थे। उनको बताया गया है कि वो अपने अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो खर्चे को कैसे बुक करेंगे, कैसे उनको कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखेंगे और इन तरह की तमाम चीजें जहाँ पर कि पेंडिंग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खर्च करते हैं, एसी बिल पे निकासी करते हैं, उसका डीसी समय पे नहीं आता है, ग्रांट सीन एड मिलता है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। इन सब चीजों की प्रक्रियाओं को विस्तार से इन्हीं के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया, उन्हें समझाया गया, उनके प्रश्न को लिए गए ताकि वो वित्तीय प्रबंधन को लेकर के सजग हो जाएं और अपनी अकाउंटिंग को ठीक कर। उत्तराखंड कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राम रतन नेगी ने इन दिनों पूरे प्रदेश में रथ यात्रा करते हुए अग्निपथ योजना का विरोध किया और इसके सिलसिले में उनकी रथ यात्रा नरेंद्रनगर पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उपस्थित नागरिकों ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया और जोरदार नारेबाजी की। बाजार में सभा का आयोजन किया गया। साथ साथ वो ये नहीं बताते हैं। अभी एक नई स्कीम जैसा हमारे कर्नल साहब ने बताया है विस्तृत रूप से यहाँ पर कि इसमें जो है जो डिसेबिलिटी हमारी पेंशन है, जिसमें युद्ध के दौरान, वार के दौरान, ऑपरेशन के दौरान जो हमारे बहादुर सैनिक जख्मी हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, उनको जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है उसको जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में लाना चाह रहे हैं और ले भी आएंगे क्योंकि उनके पास जो है मैंडेट है, उनके पास एक अच्छी हमारी संख्या में हुआ है अपने संसद में। तो इस तरह का इसका हम विरोध कर रहे हैं, डट के विरोध करेंगे। सबसे पहले हमारे राहुल गांधी जी ने किया, हुड्डा जी ने इसको किया और अब हमारे
प्रदेश में जो है एक शक्ति हमको मिली है, एक ऊर्जा मिली है अपने राम रतन नेगी जी के रूप में, कर्नल साहब के रूप में, वो इस मुहिम को छेड़ रहे हैं। और आज 3 महीने से हम लगातार वापस में इसी तरह से कार्यक्रम करें। मेरा जनता से, आप लोगों के माध्यम से सबसे हमारा ये निवेदन है कि इसमें जो है बढ़ चढ़ कर भाग लें। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होगा, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक खजानदास दास का कहना है कि उत्तराखंड का बजट काफी खास रहने वाला है, सभी के हित में यह बजट होगा। और इस दौरान उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर विधायक खजानदास दास ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी विधायक खजानदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट सत्र होना है उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में, किस तरह की तैयारियां हैं और इस बार का बजट कैसा होगा सर? देखिए, तैयारियां चली रही है और बजट सत्र जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि अगला जो बजट सत्र होगा, आज जब हम गैरसैंण में थे तो उन्होंने कहा था कि ये गैरसैंण में ही होगा और सत्र की तैयारियां पूरी तरह से चल रही है। और माननीय मंत्रीगण, क्योंकि क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन का हर पहलू पर विचार किया जा रहा है और सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे माननीय मंत्रीगण सक्षम हैं और पूरी तैयारी के साथ इस समय बजट सत्र में रहेंगे। इस बार का सत्र में क्या कुछ खास होने जा रहा है सर? क्योंकि बजट की बात की जा रही है, किस तरह का बजट रह सकता है उत्तराखंड के विषय में, और क्योंकि आप क्या मानते हैं कि उत्तराखंड के लिहाज से कैसा बजट भी होना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड के लिहाज को लेकर के और उत्तराखंड को देखते हुए और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जन संवाद कर रहे हैं और जनता जो चाह रही है उसके मुताबिक ये बजट होगा। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे शीर्ष नेतृत्व, उनसे प्रेरणा लेकर के आप जन जन सरकार जन जन के द्वार जिस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके निमित्त वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि बजट कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, क्या हम और ठीक कर सकते हैं। उनकी सबकी राय को समेटते हुए और फिर जो अच्छा सुझाव उसमें होगा उसके निमित्त आगे कार्रवाई को बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि ये बजट बहुत ही अच्छा, और क्या हम उत्तराखंड के प्रति सोच सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, ये बजट उसमें आपको देखने को मिलेगा। सर, क्योंकि एक बयान को विपक्षी काफ़ी गंभीरता से भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी विधायकों को ठंड लगती है गैरसैंण जाने में, इसको आप किस तरह रूप में देखते हैं सर? देखिए, आज आप जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य की परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति से भी आप विज्ञ हैं, सबको पता है। और आज इतना पैसा वहाँ भराड़ी सैंण में लग चुका है, अरबों रुपया वहाँ लग चुका है और आधुनिक बिल्डिंगें बनी हैं और विधानसभा भवन जो बना हुआ है वो एक आधुनिक बना हुआ है, नई तकनीकी के अनुसार बना हुआ है और हम आज उसका किसी भी तरह से तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। हमको वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी के तहत हमको वहाँ पर काम करना होगा और एक दिन ऐसा आएगा आने वाले भविष्य में, चाहे 20 साल बाद आए, चाहे 30 साल बाद आए, चाहे 15 साल बाद आए, कि वो एक मिनी मसूरी कहलाएगी। इसलिए पर्यटक स्थल भी वो बहुत अच्छा हो सकता है और वहाँ पे लोग बाग भी जाएंगे। किंतु जहाँ तक राजधानी का सवाल है, जैसे हिमाचल प्रदेश में है ग्रीष्मकालीन भी और शीतकालीन भी, वैसे ही यहाँ पर भी हो जाए तो कोई मेरी एक व्यक्तिगत राय है तो ठीक बात होगी। तो जैसे वहाँ पे हम ग्रीष्मकालीन के तहत हम सत्र भी कर सकते हैं और वहाँ पे कामकाज भी निपटाया जा सकता है और उसके बाद फिर हम देहरादून में भी राजधानी के तहत हम यहाँ पर भी अपना काम कर सकते हैं, काम निपटा सकते हैं। तो इसलिए कोई ठंड वंड तो ये तो ठीक है, फिर गर्म कपड़े हैं ना, गर्म कपड़े पहन करके जाएंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हम मसूरी भी जाते हैं, नैनीताल भी जाते हैं, पिथौरागढ़ भी जाते हैं और ऊंचाई तक भी जाते हैं। ये उत्तराखंड राज्य हिमालय पर्वत से जुड़ा हुआ है, इसलिए ठंड वंड का कोई असर नहीं है, ऐसा इसलिए मैं कहना चाहूँगा। सर, क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता है या फिर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हैं गणेश गोदियाल, वो कह रहे हैं कि हम पूर्णकालिक राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार रही है
और जब उन्होंने राजधानी बनाने की बात की थी और वहाँ पे शुरुआत भी की थी, तो तब कहाँ गया था उनका मंत्र कि हम राजधानी गैरसैंण को करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब उनके पास ताकत थी तब अपनी ताकत को दिखाया नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को दिखाया और वहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी। इसलिए अब कांग्रेस जो बोल रही है, जब सांप निकल गया तो अब लकीर पीटने का काम कर रही है, वो कभी सफल नहीं होंगे। सर, सत्र की अवधि भी कम बता रहे हैं कि सत्र की अवधि भी इस बार की कम रही। देखिए, सत्र की अवधि के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि जितना कामकाज होता है विधानसभा का, उसी के तहत जो हमारी कार्य मंत्रालय की समिति है वो बैठक करती है और बैठक में जो बिंदु आते हैं उसके अनुसार काम दिया जाता है। जिस तरह से बिजनेस होगा उस तरह से काम बढ़ता है और इसलिए कहीं भी सत्र की अवधि कम नहीं है। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो कार्य मंत्रणा समिति तय करती है, सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है और यदि हमारे पास काम कम है तो उसी अवधि तक सत्र चलेगा। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से विपक्ष क्राइम को लेकर सवाल उठा रहा है और क्राइम कैपिटल देहरादून बना, और क्योंकि लगातार इस तरह के मामले भी है, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं और किस तरह से नियंत्रण कर रहे हैं आप जो अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं? देखिए, क्राइम को लेकर के हमारी पुलिस और हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजगता से काम कर रहा है और जिस तरह से जो अभी कुछ घटनाएं हुई है वो दुखद है और ऐसे लोग जेल के अंदर कुछ चले गए हैं, कुछ खोजने को बाकी है। मुझे लगता है कि वो भी जल्दी से जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी की पैनी नज़र बनी हुई है सभी पे और सब देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जो है तत्काल प्रभाव से एक अहम बैठक और अहम जिम्मेदार अधिकारियों की ली है और उसमें सख्त निर्देश दिए कि कोई भी दोषी, उत्तराखंड एक देवभूमि है और देवभूमि में किसी तरह का कलंक नहीं लगना चाहिए, इसलिए सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये मुख्यमंत्री जी ने किया भी। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए खजानदास जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहेगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।